आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बाकी हानमा सीरीज का सीजन 4। हाँ, ये हानमा सीरीज बाकी सीरीज से मेरे को बहुत ज्यादा यूनिक लगता है। और सीजन 4 में हानमा सीरीज ने कोलैब किया है WWE चैंपियन एंड UFC चैंपियन ब्रॉक लेसनर से। और इस सीरीज में बाकी हानमा का ओपोनेंट बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और इस सीरीज में मिसाशी मोटोमिया भी है। तो चलिए एपिसोड 2 एक्सप्लेन करते हैं। और उससे पहले यार वीडियो को तो लाइक कर दो। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं बाकी हानमा को, और वो टेम्पल के ऊपर ट्रेनिंग खत्म करके वो नीचे उतरने वाला था। तभी बाकी अपने मन में सोचते है क्या होगा अगर मैं 3 सेकंड के अंदर इस टेम्पल से नीचे उतर जाऊंगा तो। और ये सोचते ही वो नीचे उतरने लगता है, तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। लेकिन फिर भी कैसे भी करके वो संभाल लेता है खुद को। हम देखते हैं कि बाकी हानमा फुल स्पीड से नीचे उतर रहा था, मतलब उसका मैक्स स्पीड जितना होता है मैक्स स्पीड में नीचे उतर रहा था। और हम लोग देखते हैं फिर से बाकी का बैलेंस बिगड़ जाता है, लेकिन वो फिर भी बच जाता है कैसे भी करके। और 3 सेकंड के अंदर नीचे उतरते उतरते उसे बोरिंग फील होता है। तब यहाँ पर देखते हैं 3 सेकंड के अंदर ही बाकी यहाँ पर उबासी लेने लगता है। यार क्या बंदा है, इस बंदे के वजह से यार ये सीरीज मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और बाकी अपने मैक्स स्पीड में जाके वो वहाँ पर जंप मारता है और वो नीचे उतर जाता है। और बाकी स्लाइड करके रुक जाता है। और देखते हैं कि बाकी का जूता जो होता है 3 सेकंड के अंदर ही पूरा का पूरा जूता एकदम क्रैश हो गया था। लेकिन बाकी को बहुत ज्यादा मजा आता है। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं द लेजेंडरी ब्रॉक लेसनर को। और वहाँ पर ब्रॉक लेसनर UFC चैंपियनशिप खेलने के लिए गया था। और ब्रॉक लेसनर रिंग के अंदर जाते ही उस बंदे को इग्नोर करने लगता है। और ब्रॉक लेसनर अपने मन में सोचते है कि मैंने 7 साल पहले यहाँ पर शुरू किया था फाइट, लेकिन उन 7 सालों में मैं अभी तक एक भी मैच नहीं हारा हूँ और मेरे को कोई भी टक्कर का ओपोनेंट भी नहीं मिला है। तभी ब्रॉक लेसनर के सामने जो ओपोनेंट रहता है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो सोचते है कि ब्रॉक लेसनर मेरे को इग्नोर कर रहा है। तभी वो बंदा ब्रॉक लेसनर के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है और ब्रॉक लेसनर के ऊपर अटैक कर देता है। तभी देखते हैं ब्रॉक लेसनर ने उसका हाथ को एकदम जकड़ लिया था। और ब्रॉक लेसनर अपने ओपोनेंट के मुंह पे एक मुक्का मारता है जोर का। तभी वो ओपोनेंट जो होता है वो मुरझा जाता है और उसे ब्रॉक लेसनर पकड़ लेता है और उसे पकड़ के एक सुप्लेक्स सीटी देता है। और उस सुप्लेक्स की वजह से उस ओपोनेंट का स्केल का हड्डी टूट जाता है। और ब्रॉक लेसनर को सभी जानते हैं अगर उसने ओपोनेंट को गिरा दिया तो फिर क्या करते हैं, मुंह पे बहुत ज्यादा मुक्का मारना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी देखते हैं कि ब्रॉक लेसनर वहाँ पर रुक जाता है क्योंकि वो सामने वाला ओपोनेंट एकदम बेहोश हो चुका था, मतलब UFC की भाषा में कहते हैं कि नॉकआउट। तभी रेफरी आता है, ब्रॉक लेसनर को पकड़ लेता है और उसे विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। और ये फाइट देखने के बाद सारे ऑडियंस एकदम हैरान हो जाते हैं और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और तभी देखते हैं कि बहुत सारे रिपोर्टर ब्रॉक लेसनर को घेर लेते हैं और उसका इंटरव्यू लेने लगता है। तभी एक इंटरव्यूअर ब्रॉक लेसनर से क्वेश्चन करता है कि आप जापान किस लिए जा रहे हो। फिर ब्रॉक लेसनर उसे आंसर करता है कि जापान में एक आदमी रहता है जो मेरे को काटे का टक्का दे सकता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर देखते हैं जापान में। और यहाँ पर ब्रॉक लेसनर आए हैं तोकोकावा के घर पे। तोकोकावा उसे पूछता है कि ब्रॉक लेसनर तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। और ब्रॉक लेसनर कहता है कि दुनिया का सबसे ताकतवर जो इंसान है वो जापान के इसी शहर में रहते हैं और उसको आप बहुत अच्छे से जानते हो। और मैं यहाँ पर आपके पास एक रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ कि उस बंदे के पास आपको जाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा मेरा और उसके बीच 1v1 फाइट करने का। और आपके यहाँ पर अंडरग्राउंड अरीना के अंदर ही फाइट होगा। और मैं चाहता हूँ कि उसका और मेरा फाइट आप ऑर्गेनाइज करें। और तोकोकावा उससे पूछता है कि वैसे तुम ये बताओ कि तुम उसके साथ लड़ना क्यों चाहते हो, तुम तो बहुत पहले से अपने दुनिया में पूरा नाम बना चुके हो। तभी ब्रॉक लेसनर तोकोकावा से कहता है कि मैंने उस बाप बेटे का फाइट मैंने देखा था और मैंने देखा है कि वो लड़का कितना ज्यादा ताकतवर है, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया था उसके साथ 1 वर्सेस 1 करने का। तभी तोकोकावा कहता है कि वो तुमने तो वो फाइट देखा है तो फिर मुझे बाकी के बारे में ज्यादा इंट्रोड्यूस नहीं करना पड़ेगा। और तो फिर उस फाइट को देखने के बाद तुम्हें क्या लगता है कि तुम उस लड़के को हरा सकते हो। ब्रॉक लेसनर कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैं उस लड़के से जीत पाऊंगा या हार जाऊंगा, लेकिन मैं उस लड़के के साथ एक बार फाइट करना चाहता हूँ। तोकोकावा कहता है कि ठीक है, हमारे अरीना के अंदर तुम दोनों का फाइट ऑर्गेनाइज करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक बात पहले ही बता दे रहा हूँ कि तुम्हें एक भी पैसा नहीं मिलेगा फाइट करने का। और ब्रॉक लेसनर कहते हैं कि ये बात मुझे पता है, मुझे पैसे का कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन उस लड़के को हारने के बाद मुझे चैंपियनशिप का टाइटल चाहिए। और ब्रॉक का बात सुनकर तोकोकावा कहता है कि तुम इस फाइट को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो, तो फिर तुम मुझे ये बताओ कि फाइट तुम कब लड़ना चाहोगे। फिर तोकोकावा कहता है तो ठीक है, आज रात को बाकी वर्सेस ब्रॉक लेसनर फाइट में अनाउंस कर देता हूँ। फिर ब्रॉक लेसनर कहता है तो फिर ठीक है, आप जब कहेंगे मैं तभी रेडी हूँ फाइट करने के लिए। लेकिन तोकोकावा आज फाइट करने के लिए उस लड़के को तो आपने पूछा ही नहीं कि आज रात को हम दोनों का फाइट है। और आपका पूछने से वो लड़का मना भी तो कर सकते हैं, शायद से वो रेडी नहीं होगा आज रात को लिए। तभी तोकोकावा कहता है कि तुम उसके बारे में मत सोचो, उस लड़के को ये बताने की जरूरत नहीं है कि उसके सामने कौन है। उसे एक बार मैं बुलाऊंगा तो फिर वो पूछेगा भी नहीं मेरा ओपोनेंट कौन है, वो दौड़ता हुआ चला आएगा फाइट करने के लिए। तो फिर तुम उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अंडरग्राउंड अरीना में, जहाँ पर ब्रॉक लेसनर रेडी था फाइट करने के लिए। और उस अरीना में जितने भी लोग थे ब्रॉक लेसनर को देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं कि ब्रॉक लेसनर यहाँ पर आया है फाइट करने के लिए। एंड इधर ब्रॉक लेसनर अपने माइंड में सोच रहा होता है
कि आज फाइनली मैं दुनिया के सबसे ताकतवर पर्सन से लड़ने वाला हूँ। और बाकी के बारे में सोचते हुए ब्रॉक लेसनर के सर से पसीना टपक रहा होता है और तभी वहाँ पर एंट्री होती है दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान मतलब बाकी हानबा की। और बाकी का एंट्री होते ही सभी लोग चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि वो देखो दुनिया का सबसे ताकतवर लड़का आ चुका है। और इधर ब्रॉक लेसनर बाकी हानबा को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि इतना ज्यादा छोटा लड़का है। उसने इमेजिन किया था कि बाकी हाइट में थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन वो तो उसका आधा भी नहीं है। ब्रॉक जब बाकी के नजर से नजर मिलाता है तब उसे एहसास होता है कि उसके सामने जो पर्सन है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि ब्रॉक ने बाकी हानबा को टीवी पे देखा था और इसी वजह से ब्रॉक को कोई अंदाजा नहीं है बाकी के बारे में कि वो कितना बड़ा होगा। लेकिन ब्रॉक ध्यान से जब बाकी को देखता है तब उसका बॉडी में कट्स नजर आता है और ये सब देखकर ब्रॉक समझ जाता है कि इस लड़के ने बहुत सारा फाइट किया है और वो बहुत पहले से ही बहुत हार्ड ट्रेनिंग करता आ रहा है। और इसी वजह से ब्रॉक लेसनर को बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। और अभी तक जिसको एक छोटा सा बच्चा समझ रहा था वो देखते देखते एक मॉन्स्टर का जैसा लग रहा था और ब्रॉक लेसनर उसके प्रेजेंस को देख पा रहा होता है और इस वजह से उसको जिंदगी में पहली बार किसी से डर लग रहा होता है। और फिर ब्रॉक लेसनर की नजर बाकी के मुंह पे जाता है और बाकी का स्माइल फेस देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। और वहाँ पर एक रेफरी आता है और कहता है तुम दोनों को हैंड टू हैंड लड़ना है और तुम लोग इस फाइट में किसी भी तरह के हथियार को यूज नहीं कर सकते हो। फिर वो दोनों अपने अपने कॉर्नर पे चले जाते हैं। फिर ब्रॉक लेसनर को याद करने लगता है कि तोकुगावा ने एक बात कही थी। तोकुगावा ने कहा था कि मेरे फाइट में किसी भी तरह के रूल्स नहीं होते हैं और ब्रॉक लेसनर तो यही चाहता था कि वो अपनी फुल पोटेंशियल से लड़ सके। और तभी सभी ऑडियंस बाकी के नाम का नारा लगाना शुरू कर देते हैं और इन लोगों का नारा सुनकर ब्रॉक लेसनर कहता है कि इसको लगता है कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान है और ये लड़का मुझे हरा सकता है, लेकिन इन लोगों को नहीं पता कि मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ। फिर रेफरी कहता है कि फाइट को स्टार्ट करो। तभी देखते हैं कि ब्रॉक लेसनर बाकी की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ रहा होता है और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि ब्रॉक लेसनर एक मेंशन में आराम कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगा था कि उस बाकी हानबा से मैं इतनी जल्दी हार जाऊंगा। और हम लोग जान चुके हैं कि बाकी हानबा से ब्रॉक लेसनर उस फाइट को हार चुका है और ब्रॉक लेसनर का घमंड चकनाचूर हो चुका है। और यहाँ से सीन वहाँ पर शिफ्ट होता है जहाँ पर फाइट हो रहा था और यहाँ पर देखते हैं कि ब्रॉक दौड़ते हुए आता है बाकी की तरफ अटैक करने के लिए और वो अपने पैर से बाकी के मुंह पे लात मारने का कोशिश करता है और फिर बाकी उस किक से बच जाता है। ब्रॉक लेसनर ये देखकर घबरा जाते हैं और अपना मुक्का मतलब फुल स्पीड से मारता है मुक्के को, लेकिन बाकी फिर से बच जाता है उसके मुक्के से भी। और ये देखकर ब्रॉक लेसनर अपने मन में सोच रहा होता है कि ये पंच से तो मैंने बड़े बड़े रेसलर को एक पंच में ही नॉकआउट कर दिया है। और उसके बाद बाकी अपने दोनों हाथ से ब्रॉक लेसनर के सर को पकड़ लेता है और जोर जोर से हिलाने लगता है और तभी ब्रॉक लेसनर उसका हाथ को छुड़ाने का कोशिश करता है और ब्रॉक लेसनर सोचता है कि मैं इतना ज्यादा ताकतवर हूँ लेकिन मैं उसका हाथ को नहीं हटा पा रहा हूँ। और फिर हम लोग देखते हैं कि ब्रॉक लेसनर को नीचे गिरा देता है बाकी और वहाँ पर ब्रॉक लेसनर बेहोश हो चुका था और इतने आसानी से बाकी उस फाइट को जीत जाता है। और इधर सीन शिफ्ट है और ब्रॉक लेसनर अपने माइंड में सोच रहा होता है कि उस लड़के ने मुझे एक ही मुंह में हरा दिया है या मैं मान गया हूँ वो दुनिया का सबसे ताकतवर पर्सन है। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं काली गाड़ी में कोई लड़का जा रहा और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं एक ब्लैक कलर की कार पे कोई जा रहा होता है और उसके आसपास बहुत सारा सिक्योरिटी गार्ड होता है और उस गाड़ी के अंदर तोकुगावा रहता है और वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो तोकुगावा का वेलकम करता है। और वहाँ पर तोकुगावा का जो सर्वेंट होता है वो कहता है कि तोकुगावा यहाँ पर बहुत ही जरूरी काम से आया है तो फिर आपको तोकुगावा के साथ रहना पड़ेगा। और तोकुगावा उस प्राइम मिनिस्टर को कहता है कि हम दोनों जहाँ पर जा रहे हैं सिर्फ हम दोनों ही जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। उसके बाद वो दोनों मिलकर एक रूम में जाता है, वहाँ पर एक साइंटिस्ट उन दोनों का वेलकम करता है और ये आदमी उन दोनों को बताता है कि इस टीम का मैं लीडर हूँ और मेरा नाम इतोशी है। उसके बाद उन दोनों को अपने पीछे पीछे आने को कहता है। उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर तोकुगावा से क्वेश्चन करता है कि सर हम लोग किधर जा रहे हैं आपको पता है क्या। तभी तोकुगावा कहता है कि नहीं हम दोनों आगे बढ़ चुके हैं, अब लोग हम पीछे नहीं हट सकते हैं। और इसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो तीनों बड़े से गेट के सामने पहुंच जाता है और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वो एक लिफ्ट होता है और तभी पीएम नोटिस करता है कि हम लोग अभी 24 नंबर फ्लोर पे है और उन लोगों को 366 नंबर फ्लोर पे जाना है। और कुछ देर बाद वो लोग पहुंच जाते हैं और वहाँ पर एक साइंटिस्ट उन लोगों का वेलकम करता है और वो साइंटिस्ट तोकुगावा को कहता है कि सर आपका यहाँ पर स्वागत है और उसे हक करने लग जाता है। और वो साइंटिस्ट बोलता है कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस रिसर्च में शामिल किया है। और ये प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आके बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि इसके सर पे कुछ भी नहीं घुस रहा होता है और वो सोचता है ये कहाँ पे आ गया मैं। तभी वो तोकुगावा से पूछता है कि आप मुझे बता सकते हो यहाँ पर क्या चल रहा है। और तोकुगावा उसे कहता है कि ये वही जगह है जहाँ पर हम बहुत सारे इंसान का डीएनए को क्लेम करके यहाँ पर लेके आते हैं और हम यहाँ पर इंसानों का क्लोन बनाते हैं। और अभी हम लोग एक ऐसा क्लोन बनाने वाले हैं जो दुनिया का सबसे खतरनाक स्वॉर्डमैन है और उस स्वॉर्डमैन का नाम है मियामोटो मुसाशी। और यहाँ पर एक साइंटिस्ट के टीम में से एक साइंटिस्ट
साइंटिस्ट का नाम होता है जॉन्स, उन्होंने सॉफ्ट टिश्यूज को रिकवर करना सीख लिया होता है और वो इसी खोज की वजह से वो किसी भी चीज के डीएनए को सॉफ्ट टिश्यू में बदल सकता है और उसका पूरा डिटेल्स निकल सकता है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि वो अपने खोज के बारे में पूरे दुनिया को बता दे रहा होता है। और इस मीटिंग के बाद डॉक्टर जॉन्स के पास एक पर्सन आता है और वो अपने ब्रीफकेस में बहुत सारा पैसा लेकर आता है और वो डॉक्टर जॉन को काम करने का ऑफर देता है। तभी डॉक्टर जॉन इतना सारा पैसा देखकर वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेते हैं और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। तभी हम सबको पता चलता है कि उस डॉक्टर को पैसा तोकुगावा ने ही दिया था यहाँ पर लाने के लिए। और तोकुगावा साइंटिस्ट जॉन से कहता है कि मुझे आपके खोज के बारे में अभी अभी पता चला है और इसी वजह से आपको मैंने एक काम करने के लिए यहाँ पर बुलाया है और मुझे कुछ समय पहले एक स्वॉर्डमैन की बॉडी मिला है और मैं ये चाहता हूँ कि तुम उस बॉडी का क्लोन बना दो। और तोकुगावा का बात सुनकर डॉक्टर जॉन्स कहता है, देखिए आप जो कह रहे हैं वो करना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल जैसा है और आज तक किसी भी डॉक्टर ने ऐसा कभी नहीं किया है। और तोकुगावा कहता है कि मुझे भी पता है ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मेरे पास एक खतरनाक टीम है और वो लोग ये काम करने में आपका बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं। तो फिर सबसे पहले आप वहाँ पर जाइए और उसको देख लीजिए और आप डिसाइड करिए वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और डॉक्टर जॉन्स कहता है तो फिर ठीक है, लेकिन मैं सबसे पहले उस बॉडी को देखना चाहता हूँ। और उसके बाद वो लोग निकल जाते हैं उस जगह पर जाने के लिए जहाँ पर वो बॉडी रखा हुआ है। अब तोकुगावा डॉक्टर जॉन्स को अपने लैब में लेके आ जाते हैं और डॉक्टर जॉन्स तोकुगावा का लैब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर ऐसा यूनिक एक्सपेरिमेंट हो रहा था जो डॉक्टर जॉन्स ने कभी भी सोचा भी नहीं होता है। तो फिर हम लोग उन दोनों को मुसाशी मियामोटो के बॉडी के सामने देखते हैं और डॉक्टर जॉन्स मुसाशी मियामोटो के बॉडी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और डॉक्टर जॉन तोकुगावा को एक साइड में बुलाता है और उसे कहता है और वो कहता है कि आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मैं उसे करने के लिए आपका साथ देना चाहता हूँ, तो फिर प्लीज आप मुझे इस एक्सपेरिमेंट में काम करने के लिए थोड़ा सा मौका दीजिए। और तोकुगावा उसका बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे एक्सपेरिमेंट करने का मौका देता है और डॉक्टर जॉन्स खुशी के मारे तोकुगावा को हक करने लगता है। तभी वहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग कात्सुमी और शिकुगावा को देखते हैं। तभी कात्सुमी शिकुगावा को लात मारने के लिए जाता है और शिकुगावा उसके अटैक को समझ जाता है और उसे डॉज करके उसे पीछे की तरफ घुमा के उसे फेंक देता है नीचे। लेकिन कात्सुमी अपने आप को संभाल लेता है और शिकुगावा के मुंह पे एक लात मार देता है, लेकिन शिकुगावा उसके लात से बच जाता है, लेकिन उसके गाल में थोड़ा सा काट्स लग जाता है। और कात्सुमी कहता है कि मुझे पहले से ही पता है कि आपका डिफेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसी वजह से मैंने आपके ऊपर दोबारा सा अटैक किया, लेकिन उस किक को भी आपने डॉज कर लिया और अभी मुझे लगता है कि मेरे पैरों को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और इससे मैं ज्यादा से ज्यादा लड़ाई को जीत सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने हाथों के भरोसे में कभी भी एक भी मैच नहीं जीत सकता हूँ। तभी शिकुगावा कात्सुमी का तारीफ करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें ये बात पता है, तुमने जो अटैक किया था मेरे ऊपर अभी, अगर मैं उस अटैक से नहीं बच पाता तो फिर मैं यहाँ पर मर जाता। और कात्सुमी तुम्हारा किक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और तुम्हारे अपना लेग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और ज्यादा मेहनत करते हो, तो फिर कोई भी ओपोनेंट तुमसे कभी भी जीत नहीं पाएगा। लेकिन तुम ज्यादा फिक्र मत करो, मैं ट्रेनिंग करने में तुम्हारा बहुत ज्यादा मदद करूंगा। और यहाँ पर इन दोनों को हम लोग चाय पीते हुए देखते हैं। तभी शिकुगावा कात्सुमी को कहता है कि मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि तुम्हारे डैड दोफो ओरोची ने फिर से अपना ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया है और उसने फिर से ये ट्रेनिंग शुरू करके बहुत ही अच्छा काम किया है मुझे लगता है, क्योंकि जिस भी मार्शल आर्ट का बेसिस बहुत ज्यादा अच्छी होती है और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और क्या तुम्हें यह बात पता है कि मोटो हाना ने भी अपना ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया है और तुम्हें वो डॉक्टर तो याद ही होगा जिसका नाम कोरियाना है और उसने भी अपना ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया है। ये बात थोड़ा अलग है कि वो एक डॉक्टर है, लेकिन वो बंदा अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। और इन सभी के साथ साथ जैक हानमा, रेत्सु और मिस्टर ओलिवा और हानायामा, ये सभी लोग अपने अपने ट्रेनिंग को फिर से स्टार्ट कर दिया है दोबारा से। और इन लोगों का ट्रेनिंग तब से शुरू हुआ है जब से इन लोगों ने उन बाप बेटे का लड़ाई देखा है। और ये सभी लोग इसलिए स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग होने के बाद बाकी हानमा या फिर यूजिरो हानमा को चैलेंज कर सके। और कात्सुमी शिकुगावा का बात सुनकर शिकुगावा से क्वेश्चन करता है, तो ऐसी बात है तो फिर आप भी ट्रेनिंग क्यों नहीं शुरू कर देते हैं। शिकुगावा कहते हैं कि पहले मेरा मन फाइट से उठ चुका था, मुझे फाइट के अंदर कुछ भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने जब से उस बाप बेटे को लड़ते हुए देखा है और उसको देखने के बाद मेरे अंदर जो लड़ाई का उत्सुकता है वो बहुत ज्यादा जाग गया है और इसी वजह से मैंने भी अपना ट्रेनिंग बहुत ही पहले स्टार्ट कर दिया है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बाकी के घर के सारे गलियों को, और उन गलियों में सभी लोग रहने के लिए आ चुके हैं क्योंकि उस फाइट के बाद सभी लोग बाकी हानमा का फैन हो चुका है। और वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बाकी हानमा को हेट करते हैं और वो सभी लोग उसके घर के आजू बाजू में बहुत सारे गंदा गंदा चीज लिख के रखा है बाकी के बारे में। लेकिन ये बात तो सब जानते हैं कि बाकी के मुंह के सामने कोई भी कुछ नहीं कह सकता है और इस वजह से बाकी सारे लोग बाकी के घर पे आके आलम सलाम लिख के यहाँ से भाग जाते हैं।
और यहाँ पर हम लोग बाकी हानमा के घर को देख रहे होते हैं और बाकी हानमा के घर के अंदर जो बेसमेंट है वो बेसमेंट के अंदर बाकी हानमा ट्रेनिंग कर रहा होता है और बाकी यहाँ पर इतना हार्ड ट्रेनिंग करता है जिससे वो चल भी नहीं पा रहा होता है वहाँ से। अगर आपने बाकी हानमा का सीजन 2 देखा होगा तो फिर आपको पता ही होगा उसने अपने इमेजिन से बहुत बड़ा एक मेंटर्स को बुला लिया था और बाकी जितना हार्ड ट्रेनिंग करता है इसकी जगह पर और कोई ट्रेनिंग करेगा तो फिर यहाँ पर ही वो मर जाएगा। एंड इससे भी बाकी का मन नहीं भरता है, वो सोचता है कि ये ट्रेनिंग मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम है, मुझे और भी ज़्यादा ट्रेनिंग करना पड़ेगा और मुझे अपने शरीर को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। और तभी बाकी के कानों में कुछ अजीब तरीके का आवाज़ आता है और वो आवाज़ सुनकर बहुत ज़्यादा चौकन्ना हो जाता है और वो एकदम से उठ के बैठ जाता है और अपने आसपास में देखने लगता है और बाकी अपने मन में सोच रहा होता है कि ऐसा आवाज़ आकर किसका है। तभी उसे रियलाइज होता है कि ये तो किसी का हार्ट बीट की आवाज़ है और बाकी फिर से चारों तरफ देखने लगता है और वो जमीन पे बैठकर एकदम ध्यान लगाकर सुनने का कोशिश करता है और बाकी सोचता है कि मैं जिन लोगों को जानता हूँ उसमें से किसी का भी आवाज़ नहीं है और ये हार्ट बीट किसी भी मामूली इंसान का नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इंसान का हार्ट बीट है। तभी बाकी समझ जाता है कि यहाँ पर कोई तगड़ा सा ओपोनेंट यहाँ पर मेरे साथ लड़ने के लिए आने वाला है और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पर मुसाशी मोटोमिया का बोन्स देखते हैं और मुसाशी का बोन्स एकदम लायन की तरह दिख रहा होता है। तभी डॉक्टर जॉन्स कहते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में किसी भी इंसान की ऐसा बोन्स कभी भी नहीं देखा है और मैंने बहुत सारे खूंखार जानवर भी देखा है लेकिन उनमें से किसी का भी बोन्स इसके जैसा नहीं है। और फिर डॉक्टर मुसाशी के बॉडी को इमेजिन करने लगता है कि किस तरह का उसका बॉडी स्ट्रक्चर है और ये करके वो समझ जाता है कि किस वजह से मुसाशी को द स्वॉर्ड लेजेंड मैन कहा जाता था। मुसाशी का बॉडी का बनावट बहुत ज्यादा अमेजिंग था और करीबन मुसाशी का जब डेथ हुआ होगा उसका एज 46 या फिर 50 ईयर्स होगा। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि बाकी यहाँ पर रनिंग कर रहा होता है और वो रनिंग करते हुए सोच रहा था कल मुझे जिस पर्सन का हार्ट बीट का आवाज सुनाई दे रहा था आखिर वो पर्सन है कौन और वो बंदा आखिर है कौन और वो यहाँ पर क्या करने आया था। और ये सोचते हुए वो रनिंग कर रहा होता है और हम लोग देखते हैं कि बाकी को बहुत ज्यादा बोरिंग फील होता है लेकिन वो अपना ट्रेनिंग को जारी रखता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम लोग फिर से लैब में देखते हैं और डॉक्टर जॉन्स यहाँ पर वो हड्डी को बीच से काट दिया होता है और वो दोनों देखते हैं कि उस हड्डी के अंदर अभी भी मुसाशी का डीएनए सैंपल मौजूद है बहुत सारा। और ये देखकर डॉक्टर जॉन्स की आंखों में बहुत ज्यादा आंसू आने लग जाता है और वो मुसाशी के बॉडी को फिर से वो रिकवर कर सकता है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और पागल की तरह एकदम हरकतें करने लगता है। और इसके बाद हम लोग एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो फर्टिलाइजर का काम कर रहा होता है और तभी एक साइंटिस्ट तोकुगावा को बताता है कि हम लोगों को मुसाशी के बोन्स के अंदर से कुछ डीएनए सैंपल मिला है। अगर ये फर्टिलाइजिंग एकदम सक्सेसफुल हुआ तो फिर हम लोग मुसाशी के बॉडी को फिर से एक बार रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आज ये प्रोसेस एकदम कंप्लीट हुआ तो फिर ये दुनिया का सबसे बड़ा खोज होगा और हमारा एक्सपेरिमेंट पूरे दुनिया के साइंटिस्ट को पता चल जाएगा और हमारी ओर आकर्षित करेगा। और यहाँ पर हम लोग वो साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि बहुत ध्यान से वो काम को कर रहा होता है और हम लोग देखते हैं कि किसी ग्लैंड से वो डीएनए को निकल रहा होता है और इस ग्लैंड के अंदर मुसाशी का डीएनए को फीड कर दे रहा होता है। और ये उसको करते हुए वो साइंटिस्ट का बहुत ज्यादा हाथ पैर कांप रहा होता है लेकिन वो साइंटिस्ट थोड़ी देर करने के बाद इस काम को सक्सेसफुली कर लेता है। वो साइंटिस्ट इस प्रोसेस को होते हुए देख रहा था और उसके सर से बहुत ज्यादा पसीना टपक रहा था। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है बाकी के पास और यहाँ पर देखते हैं कि एक फाइटर बाकी के मुंह पे पंच कर रहा होता है और वो बाकी के फेस पे बहुत सारा मुक्का मारता है लेकिन बाकी का कुछ भी असर नहीं होता है। और बाकी अपने काउंटर अटैक में उसके पीठ पे एक जोरदार किक मारता है और एक किक से उस बंदे का कलेजा उसके मुंह पे आ जाता है और बाकी एक नॉकआउट किक के साथ इस मैच को यहाँ पे जीत जाता है। और इधर हम लोग देखते हैं कि बाकी को इसके साथ लड़ने में कुछ भी मजा नहीं आया होता है क्योंकि बहुत ज्यादा इजी था इसके साथ लड़ना और बाकी को बहुत ज्यादा बोरिंग फील होता है। और इधर पे हम लोग तोकुगावा को देखते हैं। तोकुगावा अपने मन में सोच रहा होता है कि तुम फिक्र मत करो, बाकी तुम्हारा बोरिंग पन मैं दूर कर दूंगा, कुछ ही समय में बस वेट करो। और इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और इधर पे हम लोग मुसाशी के वो बॉडी को देखते हैं जो कि 1 महीने के अंदर ही वो रिकवर हो चुका है। और मियामोटो मुसाशी का बॉडी फर्टिलाइज करते हुए 11 महीना हो चुके थे और 1-2 हफ्ते के बाद ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम लोग डॉक्टर कोरियाबा को देखते हैं। वो यहाँ पर हार्ड ट्रेनिंग कर रहा होता है और डॉक्टर कोरिया यहाँ पर बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करके अपने लिमिट को तोड़ने का कोशिश कर रहा होता है और उसको देख के ऐसा लग रहा है कि अपने लिमिट को बहुत पहले उसने क्रॉस कर चुका है। और वो इतना ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग करने के बाद भी उसे बहुत ज्यादा बोरिंग फील हो रहा होता है और उसके बाद वो टहलने लगते हैं शहर पे। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक वाटरफॉल के पास और हम लोग देखते हैं कि वाटरफॉल के नीचे 3 दिन से एक आदमी खड़ा होता है और ये आदमी दोपो ओरोची होता है। और दोपो ओरोची अपने ट्रेनिंग
ट्रेनिंग को पहले की शुरुआत से शुरू किया है, क्योंकि मार्शल आर्ट में ऐसा कहा जाता है कि तुम्हें कुछ पाना है तो फिर उसे फिर से तुम्हें दोबारा से कोशिश करके फिर से शुरू करना होगा। और 2 पड़ोसी 3 दिन से वाटरफॉल के नीचे खड़ा होता है और वो इतना ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करने के बाद भी उसे बहुत ज्यादा बोरिंग फील होता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक हॉस्पिटल पे, जहाँ पर दिखाया जाता है कि जैक हानमा अपना शरीर का सर्जरी कर रहा होता है। और जैक हानमा जो सर्जरी कर रहा है बहुत ज्यादा खतरनाक सर्जरी है, और कोई नॉर्मल पर्सन इस सर्जरी को करेगा तो फिर यहाँ पर उसका डेथ हो जाएगा। और जैक हानमा कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, इसने इतना ज्यादा ड्रग्स लिया है और इतना ज्यादा सर्जरी किया है, इसकी वजह से सर्जरी उसके लिए कोई भी मामूली सा चीज है। और वो अपने हाइट को और भी ज्यादा बढ़ाने का कोशिश कर रहा होता है, और इसी बीच उसको बहुत ज्यादा बोरिंग फील हो रहा है, क्योंकि बेड पे यहाँ पर लेटे हुए यहाँ पर वो एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहा होता है। और इन सभी का बोरिंगपन बहुत जल्दी दूर होने वाला है, क्योंकि इस दुनिया पर मुसाशी मियामोटो फिर से एक बार एंट्री करने वाला है। और डॉक्टर जोन्स कहते हैं कि यहाँ पर इसको बाहर निकालने का टाइम पूरा हो चुका है। और इसके बाद वो अपना हाथ उठा के इस प्रोसेस को शुरू करना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मुसाशी मियामोटो की बॉडी को उस फर्टिलाइजर के अंदर से धीरे धीरे करके निकाल रहा होता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें हानायामा को स्मोकिंग करते हुए दिखाया जाता है, जो कि चियारू के साथ एक बार पे बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। और हानायामा कहता है कि तुम्हें पता है चिरोया, कुछ समय पहले एक पर्सन ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया था। और हानायामा के बात सुनकर चियारू कहता है कि किसने आपके ऊपर अटैक किया था और कैसे किया था। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि हानायामा के सामने एक व्यक्ति रहता है और उसके हाथ में गन था और गन को हानायामा की तरफ एम करके रखा है। और वो व्यक्ति हानायामा को देखकर बहुत ज्यादा डर रहा था। तभी हानायामा कहता है, अगर तुम्हारा हिम्मत है तो फिर मेरे ऊपर गोली चला के दिखाओ। और हानायामा का यह बात सुनकर वो व्यक्ति बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी हानायामा उसका हाथ को एक हाथ से पकड़ लेता है और हानायामा एक हाथ से उसके हाथ और बंदूक दोनों को ही तोड़ देते हैं। और यहाँ पर हानायामा चियारो को कहता है कि मुझे सब कुछ पता है कि तुमने मुझे मारने के लिए उस पर्सन को भेजा था, क्योंकि तुम्हें यह बात पता है कि मैं बहुत ज्यादा बोर हो चुका हूँ, इसलिए मेरा बोरिंगपन दूर करने के लिए तुमने उस व्यक्ति को भेजा था। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मेरे अंदर से कुछ ऐसा एहसास हो रहा है कि बहुत ही जल्दी मेरे साथ लड़ने के लिए एक बहुत ज्यादा खतरनाक पर्सन आने वाला है। और वो पर्सन शायद से हो सकता है यूजुरो हानमा, और वो मेरा बोरिंगपन को दूर कर सकता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हम लोग मुसाशी को देखते हैं, जो कि उस फर्टिलाइजर से पूरी तरीके से बाहर निकल चुका था। और वहाँ पर जितने भी साइंटिस्ट थे सभी का मुसाशी को देखकर अपना आंखें एकदम खुला का खुला रह जाता है। और वो सब मुसाशी का नाखून काटते हैं और वो उसे बहुत अच्छे से साफ सुथरा करके स्ट्रेचर पे लेटा देता है। और यहाँ पे हम लोगों को बताया जाता है कि जब मुसाशी का डेथ हुआ था तब उसका एज 80 से 90 ईयर था, और अभी जो मुसाशी का बॉडी को रिकवर किया गया है, इस बॉडी का एज है 32 ईयर्स, क्योंकि मुसाशी के बोन्स के अंदर जो भी डीएनए था वो बहुत ज्यादा हेल्दी डीएनए था। और इस वजह से सारे साइंटिस्ट मिलकर इस बॉडी को इतने अच्छे से फर्टिलाइज कर पाया है। और मुसाशी को देखकर तोकुगावा के आंखों से एकदम खुशी का आंसू निकलने लगता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम लोग हानायामा तोकुगावा को एक साथ देखते हैं। और हानायामा कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरा मैच यूजुरो हानमा से करा दे। और हानायामा का बात सुनकर तोकुगावा कहता है कि तुम उसके साथ क्यों लड़ना चाहते हो, ये बात मुझे पहले बताओ। और जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम वो बात भूल चुके हो जब तुम्हारा एज 15 साल का था, और उस एज में तुमने बाकी के साथ बहुत गंदे तरीके से लड़ाई किया था, और उसका रिवेंज लेने के लिए यूजुरो हानमा ने तुम्हें बहुत ही गंदे तरीके से धोआ था। और उस टाइम पे यूजुरो हानमा ने तुम्हें बहुत गंदे तरीके से मारा था, तुम्हारा शरीर का हर एक हड्डी टूट चुका था। और इन सभी चीजों के बाद भी तुम यूजुरो के साथ फाइट करना चाहते हो, और तुम क्या यूजुरो से अपना पुराना बदला लेना चाहते हो। तभी हानायामा कहता है कि नहीं ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन मैं एक बार यूजुरो हानमा से फिर से लड़ना चाहता हूँ। और हानायामा का बात सुनकर तोकुगावा समझ जाता है कि हानायामा ने बहुत दिनों से किसी के साथ फाइट नहीं किया है, इसलिए वो बहुत ज्यादा बोरिंग फील कर रहा है, और इसी रीजन के वजह से वो यूजुरो से 1v1 करना चाहता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं कि मियामोटो मुसाशी के ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा है, और यहाँ पर मियामोटो के बॉडी पे जान नहीं होता है। और हम लोग देखते हैं कि मुसाशी मोटोमिया के बॉडी पर किसी तरह के चेंजेस नहीं दिखते हैं। और डॉक्टर जोन्स सभी साइंटिस्ट को एक जगह पर बुलाता है, और वहाँ पर सभी लोग डिस्कस करने लगता है और कहता है कि हमने मुसाशी की बॉडी को फिर से दोबारा से रिटर्न लिया है, लेकिन अभी इसका अंदर हम लोग जान कैसे डालेंगे, और तुम लोगों के पास कोई प्लान है जिससे मैं इसके अंदर जान डाल सकता हूँ। और डॉक्टर जोन्स का ये बात सुनकर सारे डॉक्टर अपना सर नीचे झुका देता है, और एक साइंटिस्ट कहता है कि उसे जिंदा करने से पहले हम लोगों को उसके बॉडी के अंदर जान डालने का प्रोसेस को पता लगाना चाहिए था, ताकि आगे चलकर हम लोगों को कोई भी तरह का प्रॉब्लम को फेस न करना पड़े। और इन सभी साइंटिस्ट का बात सुनकर तोकुगावा बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है, और वो कहता है कि तुम सभी लोग शांत हो जाओ, तुम सभी को इतना ज्यादा फिकर क्यों है, मैंने तुम लोगों को बोला था कि बॉडी को फिर से रिकवर करो, तुमने रिकवर कर दिया, और मुसाशी मियामोटो के बॉडी पर जान कैसे डाले इसका प्रोसेस मुझे
पता है। और मुसाशी मियामोटो के अंदर जो जान डाल सकता है वो एक पर्सन है, मेरी बहन साबुको। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं पर लंबा एक लाइन होता है इंसानों का, और ये सभी लोग एक औरत से मिलने के लिए इतना लंबा लाइन लगा के रखा है। और ये सभी लोग जिस औरत से मिलने के लिए लाइन लगा के रखा है वो औरत और कोई नहीं, वो तोकुगावा का बहन होता है, और ये एक बहुत बड़ा तांत्रिक होता है। हम देखते हैं कि सभी लोग अपना फॉर्चून जानने के लिए अपना इतना बड़ा लाइन लगा के रखा है। फिर एक आदमी साबुको को कहता है कि मैं एक पॉलिटिशियन से बात करना चाहता हूँ जो कि कुछ दिन पहले गुजर चुका है। और तभी साबुको मेडिटेशन करता है और उस पॉलिटिशियन के सोल को अपने बॉडी के अंदर बुला लेता है, और उसके बाद साबुको की पर्सनालिटी एकदम बदल जाता है। तभी वो उस क्लाइंट से पॉलिटिशियंस के बारे में पूछ रहा होता है। तभी वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं सामने, सभी लोग ये देखकर हंसने लगते हैं क्योंकि उन सबको एक एक्टिंग लग रहा होता है। तभी वो आदमी साबुको से शुक्रिया कह के वहाँ से चले जाता है। उसके बाद उस पर्सन का बारी आती है जो पर्सन पहले हंस रहा था साबुको के ऊपर, और वो पर्सन साबुको को कहता है ये तो मुझे फेक लग रहा है क्योंकि तुम्हें सब नाटक कर रही हो, मैं तुम्हें टेस्ट करना चाहता हूँ। तो फिर तुम मुझे ये बताओ, मेरा जो फादर मर चुका है उसके साथ मेरा तुम बात करा सकते हो? उसके बाद साबुको उसका बात सुनकर मेडिटेशन करने लगता है और उस पर्सन को कहता है तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम्हारे फादर तो अभी भी जिंदा है। तभी वो पर्सन कहता है कि नहीं तुम झूठ बोल रही हो, नहीं वो कुछ समय पहले ही मर चुका है। तभी साबुको फिर से मेडिटेशन करने लगता है और साबुको उसके फादर के सोल को अपने बॉडी के अंदर बुलाता है और उसे जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अभी पढ़ाई करना चाहिए था ना। और ये बात सुनकर वो पर्सन साबुको को कहता है कि अब मुझे पता चल चुका है कि तुम एक फेक तांत्रिक हो, क्योंकि मेरे फादर अभी तक मरे नहीं है, वो अभी तक जिंदा है। और ये बात कहकर वो पर्सन यहाँ से चला जाता है और सारे लोग उसे यहाँ पर देख रहा होता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और वो उस लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपने डैड के साथ होता है। और उस पर्सन का फादर कह रहा है पता नहीं कुछ आज मेरे को बहुत ज्यादा अजीब सा लग रहा है, और ऑफिस के अंदर मैं अचानक सेंसलेस हो चुका था। तो अपने फादर का ये बात सुनकर वो लड़का कहता है कि तो ऐसा आपके साथ क्या हुआ था? उसका फादर कहता है कि मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जब बेहोश हुआ था तब मेरे को लगा कि मैं तुम्हारे सामने हूँ और तुम घर जाकर पढ़ाई करो, और वहाँ पर मैं तुम्हें बहुत सारे लोगों के बीच में डांट रहा था। और उसके फादर का ये बातें सुनकर वो लड़का बहुत ज्यादा डर जाता है और वो बच्चा समझ जाता है कि वो जो औरत कह रहा था वो एकदम सच बात कह रहा था। और यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि साबुको डेथ पर्सन या फिर जिंदा पर्सन सभी के सोल को अपने अंदर बुला सकता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम लोग साबुको को देखते हैं तोकुगावा के एक्सपेरिमेंट बिल्डिंग के सामने। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम लोग हानायामा को देखते हैं कि टोक्यो के शहर में घूम रहा होता है और रास्ते में जितने भी पर्सन थे सभी लोग हानायामा को एक बार से देख रहा होता है। और हानायामा का पर्सनालिटी बहुत ही ज्यादा तगड़ा था। हानायामा का चौड़ा छाती, उसके हाथों में बहुत सारा कट्स था और उसके चेहरे में भी बहुत सारा कट्स था, और ये सब दोहरा रहा होता है कि इसने बहुत सारा फाइट्स किया है। और तभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं द ओगर यूजुरो हानमा को, जो कि हानायामा से लड़ने के लिए वहाँ पर आया होता है। और वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी लोग यूजुरो हानमा को एकदम से घूरता ही रहता है क्योंकि सभी लोग देख पा रहे थे यूजुरो हानमा की ऑरा को। और ये ऑरा देख के वो लोग समझ जाते हैं कि ये पर्सन बहुत ज्यादा खतरनाक डेंजरस है। और द ओगर ने जैसा कपड़ा पहना हुआ होता है उससे उसका मसल सा भी दिख रहा होता है, और उसका मसल्स इतना ज्यादा पंप है कि देख के लग रहा है कि ये कभी भी फट सकता है। और यूजुरो हानमा का पर्सनालिटी बहुत ज्यादा गजब दिख रहा होता है। और यहाँ पर देखते हैं द ओगर एंड हानायामा दोनों आमने सामने होते हैं, और आसपास में जितने भी लोग थे सभी लोग इन दोनों को देख कर बहुत ज्यादा डर जा रहा होता है। और हानायामा ओगर से कहता है कि तुम्हारे साथ मुलाकात करने में मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा, लेकिन कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि तुम्हारे साथ मैं ऐसे मिलूंगा। और हानायामा का ऐसा बातें सुनकर द ओगर का जो हेयर होता है वो हवा में फ्लेक्स हो रहा था। और यूजुरो तो चलता फिरता मिसाइल है यार, कभी भी वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और यहाँ से थोड़ी दूर में देखते हैं कि तोकुगावा दूरबीन से उन दोनों को देख रहा है, मतलब कि यार गजब। और तोकुगावा कहता है कि तुम दोनों तब तक लड़ाई करो जब तक तुम दोनों का मन नहीं भर जाता है फाइट करने में। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है उस लैब के अंदर जहाँ पर साबुको वहाँ पर पहुँच चुका होता है और मुसाशी मोटोमिया का बॉडी देखता है और वो कहता है कि तुम लोगों ने इसका बॉडी तो फिर से रिकवर कर लिया, लेकिन तुम लोगों ने अभी तक इसके अंदर जीवन नहीं डाल पाए हो, लेकिन तुम सब मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं इसका अंदर जान डाल के दिखाता हूँ। और यहाँ पर एक डॉक्टर जिसका नाम तनागा है वो साबुको को कहते हैं कि हम तुम्हें इस बॉडी के साथ छेड़खानी करने नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारे जैसे बड़े बड़े डॉक्टर इसके अंदर सोल नहीं डाल पाए हैं, तो फिर तुम्हारे जैसा एक तांत्रिक इसको जिंदा कैसे कर सकता है? डॉक्टर जॉन, हम इसे मुसाशी के बॉडी के साथ छेड़खानी नहीं करने दे सकते हैं। अगर इसने इस बॉडी के साथ कुछ भी अनाप शनाप कर दिया तो हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते इस प्रोजेक्ट के ऊपर। लेकिन डॉक्टर जॉन उसके बातों का कुछ भी रिप्लाई नहीं करते हैं। तभी हम लोग साबुको को देखते हैं, ताकि वो कुछ मंत्र पढ़ता है और वो डॉक्टर तनागा होता है उसका फादर के सोल को अपने अंदर लेके आता है। और वो डॉक्टर तनागा का निकनेम लेके कहता है कि नीचे तुम तो अभी तक नहीं बदले मेरे बच्चे।
और ये बात सुनकर डॉक्टर तनागा कहता है, ओ मेरा निकनेम, तो फिर तुम मेरे ऊपर पूरा स्टडी करके यहाँ पर आई हो। और साबू को चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या मैं कौन हूँ। और उसका ये बातें सुनकर डॉक्टर तनागा सोचता है कि मेरे फादर ही ऐसे मेरे ऊपर चिल्लाते थे, क्या सच में ये हो सकता है कि मेरे फादर का सोल इसका अंदर आ चुका है। और साबू को कहता है कि तुम अच्छे से सोते भी नहीं और ठीक से खाना भी नहीं खाते हो। फिर भी डॉक्टर तनागो को उसके बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता है और डॉक्टर एक बेहुदा मजाक समझ रहा होता है। तभी साबू को डॉक्टर तनागो का अपना पर्सनल बताता है और ये जो बात है उसके फादर के अलावा किसी को भी पता नहीं है इस दुनिया में। और वो कहता है कि बचपन में तुम्हारे एक जगह से बहुत ज्यादा बास आता था, इसलिए तुम उस जगह पे कभी हाथ नहीं लगाते थे। और उसका ये बात सुनकर डॉक्टर समझ जाता है कि साबू के अंदर उसके फादर का सोल आ चुका है, क्योंकि उसके बचपन का ये सीक्रेट उसके फादर के अलावा दुनिया में और किसी को भी नहीं पता था। तभी तनागा कहता है कि फादर अब सच में यहाँ पर आए हो क्या। फिर वो कहता है कि हाँ मेरे बच्चे, मैं यहीं पर ही हूँ तुम्हारे सामने। और ये सुनने के बाद डॉक्टर तनागा साबू को कुछ भी नहीं कहता है और बोलता है कि आपका काम आप करो। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम लोग फिर से देखते हैं ओगर एंड हानायामा को दिखाया जाता है। और हानायामा कहता है कि सच में मेरे को यकीन नहीं था कि तुम यहाँ पर आओगे। और तभी ओगर कहता है कि तुम्हारा जैसा इतना स्ट्रॉन्ग बंदा मेरे को बुलाएगा तो फिर मैं लड़ाई करने के लिए जरूर पहुँच जाऊंगा। तभी हानायामा सोचता है कि हमें पब्लिक प्लेस में फाइट नहीं करना चाहिए। और हानायामा यूजिरो को कहता है कि चलो हम किसी और जगह पे चलते हैं, ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ पर हम लोगों को फाइट नहीं करना चाहिए। और यूजिरो हान्ना भी कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ से वो लोग जाने लगते हैं खुली जगह की तलाश में। और यूजिरो कहता है कि मैंने जब से मेरे बेटे बागी के साथ फाइट किया है तब से मैं एक सेलिब्रिटी बन चुका हूँ। सभी लोगों ने पहचान लिया कि मैं ही हूँ द ओगर। लेकिन ये शो ऑफ मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं जहाँ पर भी जाता हूँ वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं मेरे साथ ऑटोग्राफ लेने के लिए, और इसी वजह से मैंने खुद को छुपाने के लिए सनग्लासेस पहना है। तभी हानायामा कहता है क्या तुम सच कह रहे हो, तुमने उस बच्चे को तुमने अपना ऑटोग्राफ दिया था। तभी हानायामा के बात पे वो कुछ भी जवाब नहीं देता है यूजिरो। और तभी हानायामा एक चीज को नोटिस करता है, वो जब से यूजिरो के साथ घूम रहा होता है तब से उसका एक भी बोरिंग फील नहीं होता है और उबासी भी नहीं आता है। और यहाँ पर हानायामा यूजिरो को कहता है कि मैं बहुत दिनों से बोर हो रहा था और मैं बार बार उबासी भी मार रहा था, लेकिन मेरे साथ फाइट करने के लिए कोई भी पर्सन नहीं मिल रहा था। और यूजिरो कहता है कि इसका मतलब तुमने मेरा और बाकी का फाइट देखा था। तभी हानायामा कहता है कि उस फाइट का तो हुआ 1 साल हो चुका है, लेकिन हाँ मैंने उस फाइट को पूरा देखा था। और मैंने जब से उस फाइट को देखा है उसके बाद से मेरा कोई भी काम में मन नहीं लगता है और बहुत ज्यादा बोरिंग फील होता है। और मेरे मानने में जो फाइट हुआ था तुम्हारे और बाकी का, वो सिर्फ तुम लोगों का फैमिली मैटर था, लेकिन तुम्हें उसे और भी ज्यादा सताना चाहिए था। तभी यूजिरो कहता है कि नहीं, मेरे और बाकी का फाइट कोई फैमिली मैटर नहीं था, वो तो उससे भी ऊपर का था। उस दिन मैंने और बाकी ने सबके सामने जो फाइट किया था वो देखकर सभी को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। और यूजिरो अपने चश्मे को एक फिंगर से मारता है, वो हवा में उड़ जाता है और चश्मे को अपने हाथ में लेता है और उसको क्रैश कर देता है। और यूजिरो हानायामा को कहता है कि हानायामा तुम तो मुझसे फाइट करोगे, उसके बाद तुम्हारा बोरिंगपन दूर हो जाएगा, लेकिन मेरा बोरिंगपन का क्या होगा। और इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम लोग साबुको को मियामोटो मुसाशी के पास देखते हैं। और साबुको उसका फेस को देखता है और वो कहता है इसका चेहरा दिखने में बहुत ज्यादा प्यारा है और देख के ऐसा लग रहा है कि इसके साथ कभी भी कुछ नहीं हुआ है। और मैं अपने सामने एक ऐसे इंसान को देख रहा हूँ जिसको अपनी जिंदगी में एक भी काट नहीं लगा है। और जो राजा महाराजा होता है उसको भी कहीं ना कहीं काट लग जाता है अपनी जिंदगी में, लेकिन इसके शरीर में एक भी काट का निशान नहीं है। और इसके बाद साबुको मुसाशी के बॉडी के चारों ओर घूमने लगता है और उसके बाद जूता उतार के उसके सामने बैठ जाता है और साको उसके बाद मंत्र पढ़ने लगता है और वो मुसाशी के सोल को अपने बॉडी के अंदर बुलाने का कोशिश कर रहा होता है। तभी सारे डॉक्टर उसको ये करते हुए देख रहा होता है और सभी डॉक्टर उस मशीन की तरफ देखता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी हलचल नजर नहीं आ रहा होता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि साबुको एक जंप करके उठ के खड़े होता है और तलवारबाज का फॉर्म में आ जाता है। हम लोग देखते हैं कि साबुको का पोजीशन एकदम मुसाशी मियामोटो की जैसा हो रहा था, जैसे कि मियामोटो मुसाशी का सोल साबुको के अंदर घुस चुका है। और हम लोग देखते हैं कि साबुको का फेस का रिएक्शन एकदम से बदल चुका है और हम लोग देखते हैं कि उसके हाथों में थोड़ा सा गैप रहता है जहाँ पर एक तलवार रखने का जगह हो और उसको एक कटाने का कमी है। और वहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर सोच रहा है कि साबुको एक्टिंग कर रहा है। और तभी उन सब के पीछे से दोहुगावा आता है और वो कहता है शायद से तुम्हें लग रहा है कि मेरी बहन के ऊपर तुम लोगों को थोड़ा सा भी यकीन नहीं है, तुम लोग जस्ट और थोड़ी देर के लिए वेट करो, तुम लोगों का माइंड में सब कुछ समझ में आ जाएगा। और तभी साबुको मुसाशी के बॉडी के आसपास घूमने लगता है और वो उसके फेस के पास जाकर खड़ा हो जाता है। और ये देखकर तोकुगावा समझ जाता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, तो फिर वो यहाँ से जाने लगता है। और हम लोग देखते हैं कि साबुको मुसाशी का फेस को बहुत अच्छे से डिटेल से घूर रहा होता है। और यहाँ पर हम लोग एक चीज और नोटिस करते हैं कि वहाँ के मशीनों पे थोड़ा सा हलचल दिखाई दे रहा होता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि साबुको मुसाशी को किस कर रहा होता है, लेकिन वो उसको स्वीकार दे रहा है, मतलब वो अपने लंच से मियामोटो
मुसाशी का सोल को उसके अंदर डाल रहा होता है। और डॉक्टर तनागा ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर मुसाशी के बॉडी के साथ, ये तुम क्या कर रहे हो, ये जो पर्सन है वो पूरे दुनिया का सबसे ग्रेट स्वॉर्डमैन है, तुम इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। और तोकुगावा कहता है कि तुम सभी लोग शांत हो जाओ और मेरे बहन जो भी कर रहा है उसे वो करने दो। और साको मुसाशी के बॉडी के अंदर मुसाशी का सोल को ढूंढ रहा होता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं मुसाशी का जो हार्ट बीट होता है वो धड़कने लगता है और हम लोग देखते हैं कि मुसाशी को हाथ जो है वो हिल रहा होता है। और ये देखकर साबू को समझ जाता है कि मुसाशी मियामोटो अभी जिंदा होने वाला है और साबू को इस प्रोसेस को नहीं रोक सकता है और वो कंटिन्यू चलने देता है। और हम लोग देखते हैं मुसाशी मियामोटो के बॉडी पे बहुत सारे जगह पर हलचल दिख रहा होता है और मुसाशी का हैंड जो होता है वो बहुत जोर से धड़क रहा होता है। और तभी साको मुसाशी से दूर हो जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि मियामोटो मुसाशी अपना आंखें खोल लेता है और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है ओगार एंड हानायामा के पास। तभी ओगार हानायामा को कहता है कि हम लोग बहुत देर से चल रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि इस लड़ाई को यहीं पर ही शुरू कर देना चाहिए। और हानायामा कहता है तो फिर तुम एकदम ठीक कह रहे हो, हमें यहाँ पर फाइट शुरू कर देना चाहिए। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक छोटा बच्चा आता है और यूजुरो हानमा से ऑटोग्राफ लेने के लिए। और यूजुरो जब उस बच्चे को देखता है तो फिर वो बच्चा यूजुरो का आंख देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो कांपने लगता है। और यूजुरो उस कार्डबोर्ड के अंदर अपने एक उंगली घुसा देता है और उसका 4 टुकड़ा कर देता है। और यूजुरो हानमा उस बच्चे को कहता है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या, मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा बिजी हूँ। और यूजुरो हानमा का बात सुनकर वो लड़का अपना सर झुकाता है और वहाँ से चला जाता है। और वो लड़का जब अपने दोस्तों के पास जाता है तो फिर वो लोग कहते हैं भाई क्या बात है, तुमने यूजुरो हानमा के साथ बातें किया है। और ये देखकर हानायामा हंसने लगता है और वो कहता है तुम्हें दूसरों को ऑटोग्राफ देने में भी अच्छा नहीं लगता। और हानायामा का बात सुनकर यूजुरो हानमा कहता है हानायामा तुम्हें तो ये बात पता है कि हम लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं। और हानायामा कहता है कि हाँ मुझे पता है, अब चलो इस लड़ाई को यहाँ पर ही शुरू कर देते हैं। और हानायामा का बात सुनकर यूजुरो हानमा का हेयर फिर से फ्लेक्स करने लगता है। और हानायामा का बात सुनकर यूजुरो हानमा कहता है कि हानायामा चलो लड़ाई को शुरू करो। और हानायामा अपने फिंगर को क्लोज करके एक मुट्ठी बना देता है और यूजुरो को मारने के लिए तैयार हो जाता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है मियामोटो मुसाशी उठ चुका है और मियामोटो मुसाशी साबुको के चेहरे को एक हाथ से पकड़ के रखा है। उसके बाद साबुको को डॉक्टर के ऊपर फेंक देता है और वहाँ पर सभी लोग जमीन पर गिर जाता है। तभी डॉक्टर जॉन्स मुसाशी को देखता है लेकिन मुसाशी वहाँ से गायब हो चुका था और मुसाशी उन सभी के पीछे जाके खड़ा हो जाता है। और वो लोग मुसाशी को देखकर डर के मारे चिल्लाने लगता है और मुसाशी क्वेश्चन करता है कि मुझे सच सच बताना कि तुम लोग कौन हो और मैं यहाँ पर क्या करने आया हूँ और मैं कैसे आया हूँ। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है उस फाइट की तरफ और हानायामा फुल कॉन्सेंट्रेट करके उस पंच में अपना शरीर का पूरा ताकत लगा देता है और यूजुरो हानमा के फेस की तरफ उस पंच को डिलीवरी करता है। और वो पंच जैसे यूजुरो के फेस पर लगने वाला होता है तभी यूजुरो हानायामा के बारे में सोचने लगता है हानायामा तुम और मैं इस दुनिया में स्ट्रॉन्गेस्ट कहलाने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। हानायामा नाम का मतलब ही बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन तुम बहुत ज्यादा जीनियस भी हो। तुम्हें ट्रेनिंग करने का कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन तुम फिर भी सीक्रेटली छुप छुप कर ट्रेनिंग करते हो। और तुम्हारा ये पंच कोई भी नॉर्मल पंच नहीं है और इस पंच के अंदर कुछ भी कायरता नहीं दिखाई दे रहा है। और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे इस पंच से मैं नॉकआउट हो सकता हूँ, लेकिन तुम एकदम गलत हो। हम लोग देखते हैं कि हानायामा यूजुरो का फेस पर पंच मारता है लेकिन यूजुरो वहाँ से नहीं हिलते हैं। पंच से पहले वो जैसे खड़ा था वो अभी भी वैसे ही खड़ा है और हानायामा उसे 1 इंच भी हिला नहीं पाया है। और वहाँ पर एक लड़का हानायामा का पंच देखकर बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा होता है और वो लड़का कहता है कि हानायामा ने अपने हाथ को ऐसे बैंड किया जैसे कि वो उस हाथ से कुछ चीज थ्रो कर रहा होता है। और हम लोग यहाँ पर यूजुरो को देखते हैं जो कि हानायामा का इतना खतरनाक पंच खाने के बाद भी स्माइल कर रहा था और उसके नाक से खून बह रहा था। उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है मुसाशी और सभी डॉक्टर वहाँ पर फ्लोर पर बैठा हुआ था। मुसाशी उन लोगों से पूछते हैं कि तुम लोग कौन हो और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये मुझे जल्दी जल्दी जवाब दो। और मुसाशी का हर एक क्वेश्चन का आंसर वो सभी डॉक्टर देते हैं और मुसाशी उन सभी से 1000 क्वेश्चन करते हैं और सभी लोग उसको आंसर देते हैं। और मुसाशी बहुत टाइम से उन लोगों से क्वेश्चन करते करते सभी सवाल का आंसर उसको मिल चुका है। तभी वहाँ पर तोकुगावा आता है और वो कहता है कि हमने ये सब जो बताया आपको वो सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मुझे आपसे एक बात बतानी है। मैं जान चुका हूँ कि आप मियामोटो मुसाशी है और आप एक ग्रेट स्वॉर्डमैन है और मैं चाहता हूँ आपको लड़ते हुए देखना। और तोकुगावा का बात
सुनकर मुसाशी कहते हैं कि हाँ मैं फाइट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसे हालत में तो नहीं निकल सकता हूँ। तभी तोकुगावा कुछ कपड़े देते हैं उसे पहनने के लिए और मियामोटो मुसाशी वो कपड़े को पहन के उनके सामने आ जाते हैं और वो दिखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा था। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें बाकी हानमा का घर दिखाया जाता है और वो घर के अंदर जो बेसमेंट होता है उसके अंदर बाकी हानमा ट्रेनिंग कर रहा होता है और बाकी ने इतना ज्यादा ट्रेनिंग किया है, इसी वजह से वो पसीना से एकदम लथपथ मतलब भीग चुका है और उसके साथ साथ पूरे घर में उसका पसीना पसीना हो चुका है। वीडियो को इतना दूर तक देख चुके हो तो फिर प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे को वॉइस ओवर करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। और बाकी अपने ट्रेनिंग को हार्ड बनाने के लिए दोनों फिंगर में खड़ा होने का कोशिश करता है और वो दोनों उंगलियों के मदद से वो वहाँ पर बैठता है और वहाँ पर मेडिटेट करने लगता है और वो सोचता है कि मेरे को किसी वजह से हो या कैसे भी हो मेरे साथ लड़ने के लिए कोई ना कोई आ रहा है बहुत जल्द, मेरे को ऐसा फील हो रहा है। और कल मुझे जिसका धड़कन सुनाई दे रहा था उसे मुझे बहुत जल्द ढूंढना पड़ेगा और उसके साथ मैं फाइट करूंगा और वो आदमी किधर भी हो क्यों ना चाहे मैं उसके साथ बहुत जल्दी मिलूंगा। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम लोग हानायामा और यूजुरो हानमा का फाइट को देखते हैं और तोकुगावा बहुत दूर से फाइट को देख रहा होता है और मन में मन सोच रहा होता है कि हानायामा ने कहा था मैं उसके साथ फाइट करूंगा, तो फिर फाइनली ये फाइट शुरू हो चुका है और हानायामा अपने फुल पोटेंशियल से यूजुरो के ऊपर फिर से मुक्का मारते ही रहता है और हानायामा के एक पंच से कोई भी इंसान मर सकता है, तो फिर ऐसा पंच से यूजुरो को कुछ भी नहीं हो रहा होता है और यूजुरो हानमा मन ही मन बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है और यूजुरो का स्माइल देख के सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि ये कौन सा डीमन है। और तोकुगावा दूर से देख रहा है और सोच रहा होता है क्या बात है यूजुरो, हानायामा का पंच खाने के बाद भी तुम मुस्कुरा रहे हो। और यूजुरो हानमा हानायामा को कहता है तुम मुझे जितना भी पंच मार सके तुम मार लो, मेरे को कुछ भी नहीं होने वाला है। तभी हानायामा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अपना फुल पावर में यूजुरो हानमा के फेस पर मुक्का मारने जा रहा होता है। तभी यूजुरो हानमा अपने लेफ्ट हैंड से हानायामा के फेस को पकड़ लेता है। अभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें तोकुगावा को दिखाया जाता है जो मुसाशी के साथ कार के अंदर बैठा हुआ था और मियामोटो मुसाशी कार के खिड़कियों से बाहर झांकता है और उसे बहुत सारा लाइट दिखाई देता है और बहुत सारा बड़ा बड़ा बिल्डिंग दिखाई देता है और तोकुगावा से पूछता है कि ये सब चीजें क्या है, मैंने तो अपने पूरे जिंदगी में भी ऐसा चीज कभी नहीं देखा है। और तोकुगावा मुसाशी को कहता है कि तुम टाइम में 400 साल पहले आ चुके हो, इसलिए तुम्हें ये सब अजीब लग रहा है। और मुसाशी को तोकुगावा का एक भी बात समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मुसाशी का जमाने में ये सब कुछ भी नहीं था, लाइट भी नहीं था, इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग वगैरह कुछ भी नहीं था। मुसाशी जानता है कि इंसानों को रहने के लिए बड़ा बड़ा पहाड़ रहते हैं और वहाँ पर बहुत घने जंगल रहता है और रहने का जो घर है वो लकड़ी का होता है। और मुसाशी कहता है कि हमें आप पैदल चल के ये सब घूमना चाहिए, ताकि वो दोनों कार से निकल जाते हैं। और मुसाशी वहाँ पर कंक्रीट का सड़क देखता है और बड़े बड़े बिल्डिंग देखता है और वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। और तोकुगावा मुसाशी से कहता है कि आपको ये सब समझने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, चलो चलते हैं, मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके समझ रहा हूँ और मैं आपको समझा भी रहा हूँ। तभी मुसाशी तोकुगावा को कहता है मेरे सामने ये जो पहाड़ है, ये पहाड़ क्या सोने का है या फिर डायमंड का, इतना ज्यादा चमक रहा है, या फिर उसके अंदर आग लगा है। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब अपने अपने कान में क्या चीज लगा के रखा है और सभी लोग पागल की तरह अकेला ही बात करते करते कहाँ जा रहा है। और तोकुगावा मुसाशी को हर एक बात का जवाब देता है और उसे बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह पर लेके जाता है। और वो लिफ्ट के अंदर घुसता है, तोकुगावा से पूछता है कि ये चीज क्या है। तभी तोकुगावा बताता है उसे ये सब ऐसा ऐसा चीज है। और मुसाशी तोकुगावा को कहता है कि अब मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है, मेरे मरने के 400 साल बाद सब कुछ धीरे धीरे करके चेंज हो चुका है और जो कुछ भी चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप मेरे साथ है ना, मैं आपको से पूछ कर मैं सब कुछ समझ जाऊंगा। और आप मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जगह दिखाने वाले थे, वो जगह कहाँ पर है, अब चलो मुझे दिखाओ। उसके बाद तोकुगावा मुसाशी को अपने कार में बैठा लेते हैं और उस जगह पे लेके जाने लगता है जहाँ पर बहुत पहले से मुसाशी को लेके जाने वाला था तोकुगावा। और तोकुगावा मुसाशी को कहता है कि आपके मारने के 400 साल बाद भी बहुत सारा फाइट हुआ है, बहुत सारा लड़ाई हुआ है, लेकिन आपके जैसा वॉरियर एक भी पैदा नहीं हुआ है। और मैं तुम्हें जहाँ पर लेके जा रहा हूँ वहाँ पर एक पर्सन है, उसके साथ अगर तुम मिलोगे तो फिर तुम्हें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मुसाशी को वो टोक्यो डोम अंडरग्राउंड अरीना में लेके आते हैं और ये दोनों जब अरीना के अंदर घुसता है तभी तोकुगावा कहता है कि यही वो जगह है मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। मुसाशी कहता है तो फिर यही जगह है जिसको दिखाने के लिए आप मुझे बहुत देर से कह रहे थे। और वहाँ का मिट्टी को जब मुसाशी अपने हाथों में उड़ाता है तभी उसको बहुत सारा नाखून और टूटा हुआ दांत दिखता है। और तोकुगावा उसे कहता है कि एक फाइट अरीना है जहाँ पर बहुत सारे फाइटर ने फाइटर लड़ी है और वो सभी फाइटर का ये नाखून है और वो दांत है। और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक शख्स आता है जिसका नाम साबुको इचिरो होता है और हम लोग देखते हैं कि उसका हाथ में दो कटाना है। और तोकुगावा मुसाशी को कहता है कि हमारे जापान का सबसे बढ़िया एक स्वॉर्डमैन है और ये आपको आपकी सबसे कीमती चीज देने के लिए यहाँ पर आए हैं। और तोकुगावा साबुको से पूछता है तुम पहले ये बताओ कि आज का दिन तुम्हारा कैसा गया। साबुको कहता है कि मेरा दिन तो आज बहुत बढ़िया गया, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि आपके साथ ये व्यक्ति जो आया है ये कौन है।
और इसके बाद हम लोग मियामोटो मुसाशी को देखते हैं जो कि अपने इमेजिन तलवार से साबुको के फेस पे एकदम कट मार देता है और साबुको इस कट को महसूस कर पा रहा होता है और साबुको सोचते है कि मेरे को कट कैसा लग गया, कैसे मेरे को ऐसा कैसा लग रहा है कि मेरे ऊपर किसने तलवार से अटैक कर दिया है। और तोकुगावा मुसाशी को कहता है कि साबुको तलवारबाजी में पूरे जापान में 9 नंबर पे आता है और मुसाशी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि तोकुगावा ये सब क्या कह रहे हैं, 9 नंबर का तलवारबाज ये क्या होता है। और तोकुगावा मुसाशी को समझाता है ये सब नंबर उन सभी फाइटर को दिया जाता है जो कि बहुत ज्यादा बेहतरीन फाइटर होता है। और तोकुगावा मुसाशी को कहता है आपको अगर नंबर में कंपेयर किया जाए तो फिर आपको तो हम लोग किसी भी लेवल के तलवारबाज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके जैसा तलवारबाज पूरे जापान में तो क्या पूरे वर्ल्ड में नहीं है। और यहाँ पर साबुको मुसाशी का तारीफ सुनकर बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर जल रहा होता है, क्योंकि साबुको को पता नहीं है कि उसके सामने जो व्यक्ति है वो कौन है और वो क्या कर सकता है। और मुसाशी अभी भी साबुको को अपने इमेजिनेशन तलवार से कर रहा होता है। और साबुको की यह हालत देखकर तोकुगावा पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया है, इतना ज्यादा पसीना क्यों आ रहा है तुम्हारा और इतना डर क्यों रहे हो तुम। और साबुको तोकुगावा को कहता है कि आप मुझे पहले बताइए कि आपके साथ ये जो व्यक्ति है वो कौन है। और तोकुगावा कहता है कि अभी तो फिलहाल मैं इसे नहीं बता सकता है कि कौन है, लेकिन मैं तुम्हें टाइम आने पर सब कुछ बता दूंगा। और साबुको कहता है कि मुझे माफ कर देना तोकुगावा, अब मेरे फाइटिंग स्किल को जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है, अभी मुझे यहाँ से जाना ही अच्छा होगा। और तोकुगावा कहता है क्या होगा साबुको, तुम इतनी जल्दी यहाँ से क्यों जा रहे हो, कोई काम है क्या। तभी साबुको तोकुगावा को कहता है और साबुको कहता है कि मैं बता रहा हूँ मेरे फाइटिंग स्किल में मुझे थोड़ा सा भी भरोसा नहीं हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ से जाने लग रहा हूँ। और साबुको कहता है कि थोड़ी देर पहले मेरे ऊपर एक अटैक हुआ था और अभी मेरे ऊपर अटैक हो रहा है, अभी तक 6 अटैक हो चुके हैं और अभी अभी एक और अटैक हुआ है, इसको मिला के 7 अटैक हो चुका है। शायद आपको ये कट नहीं दिख रहा होगा क्योंकि आपके साइड में जो पर्सन है वो मेरे ऊपर तलवार से 7 बार कट मार चुका है। और ये बात सुनकर तोकुगावा हैरान हो जाता है और मुसाशी से पूछता है कि तुमने उसके ऊपर क्या किया है। तभी मुसाशी कहता है कि मैंने उसके ऊपर हाचिमोंजी किया है। और मुसाशी का ये बात सुनकर साबुको एकदम हैरान हो जाता है और वो कहता है ये वही अटैक है, आप किसी भी इंसान को अपने इमेजिन करके उसको काट सकते हो या फिर मार सकते हो और आप अपने ओपोनेंट को अपने इमेजिन से ऐसी जगह पर अटैक कर सकते हो जिससे वो एक ही बार में खत्म हो सकता है। और इस अटैक का नाम है हाचिमोंजी। और मुसाशी कहता है कि हाँ तुम एकदम बिल्कुल सही कह रहे हो और मैं भी ये भी जानता हूँ कि तुम मेरे ऊपर अटैक करना चाहते हो। और इन लोगों का बात सुनकर तोकुगावा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसको तो पता नहीं है इस अटैक के बारे में। और साबुको मुसाशी को कहता है कि तुम मुझे 7 बार काट चुके हो ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि तुम्हारे हाथ में मुझे कोई भी तलवार दिखाई नहीं दे रहा है। और मुसाशी कहता है कि हाँ तुम एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हो कि मेरे हाथ में एक भी तलवार नहीं है, लेकिन मैं बिना तलवार को भी किसी भी इंसान को काट सकता हूँ या फिर किसी भी चीज को। और ये बात सुनकर साबुको तोकुगावा से कहता है तोकुगावा आपने तो कहा था ये मियामोटो मुसाशी है जो बिना किसी तलवार के किसी भी इंसान को काट सकता है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा अपने आँख पे, मुझे तो लग रहा है कि आप झूठ कह रहे हो। और मुसाशी साबुको से तलवार मांगता है, लेकिन साबुको बहुत ज्यादा घबराया हुआ है और वो देने के लिए हिचकिचा रहा था। और तोकुगावा कहता है कि साबुको तुम डरो मत, मुसाशी को अपना दोनों तलवार दे दो, मैं भी मुसाशी का हाथ का स्किल देखना चाहता हूँ तलवार का। और साबुको मियामोटो मुसाशी को अपना तलवार दे देता है। और मियामोटो मुसाशी तलवार को पकड़ने के बाद कहता है बहुत टाइम हो चुका है कि मैं तलवारों को हाथ नहीं लगाया है, अब मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और मुसाशी और एक तलवार मांगते हैं और उसके बाद मुसाशी दोनों तलवार लेके यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तोकुगावा कहता है कि मुसाशी आप हम लोगों को क्या दिखाना चाहता है, थोड़ा सा बता सकते हैं। और उन लोगों का बात सुनकर मियामोटो मुसाशी कहता है तो फिर तुम दोनों मेरा तलवार का स्किल देखना चाहते हो तो फिर पहले ये बताओ मेरे हाथ के तलवार से कौन पहले काटना चाहता है। और मुसाशी का ये बात सुनकर वो दोनों का फट के एकदम 4-4 हो जाता है और वो सोचते हैं कि मुसाशी हम दोनों में से किसी एक को काट डालेगा। तभी उन लोगों का डरा हुआ चेहरा देखकर मुसाशी कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो किसी को भी नहीं काटूंगा। और मुसाशी उन दोनों को कहता है तो फिर देखने के लिए रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें एक टेक्निक दिखाता हूँ मेरा। और मुसाशी इन दोनों को जो टेक्निक दिखाने वाला है इस टेक्निक में सिर्फ मुसाशी ने ही मास्टरी किया है। उसके बाद मुसाशी अपने दोनों तलवार को नीचे की तरफ कर लेता है और वो इन दोनों तलवारों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर लगाता है। उसके बाद ये दोनों तलवार टूट जाता है क्योंकि वो दोनों तलवार मुसाशी के लेवल के हिसाब से बहुत ज्यादा कमजोर है। और मुसाशी ये दोनों तलवार को देख के कहता है कि मुझे पहले लगा था ये दोनों तलवार एकदम असली होगा, लेकिन ये तो नकली तलवार निकला। और ऐसे तलवार से किसी भी इंसान को कैसे मारा जा सकता है, इस तलवार से तो इतना सिंपल टेक्निक भी नहीं हो रहा है। और मियामोटो मुसाशी का बात सुनकर साबुको बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि मैं इन दोनों तलवार को मैं 60 साल से यूज कर रहा था, लेकिन इन के ऊपर थोड़ा सा भी खरोच नहीं आया था और तुमने इन तलवार को एक बार यूज करने से ही तुमने तोड़ दिया। और मुसाशी कहता है इसमें मेरा कोई भी गलती नहीं है क्योंकि तुम्हारा जो तलवार है एकदम नकली है और ये तलवार मेरे लेवल को मैच नहीं करता है। और मुसाशी तोकुगावा को कहता है कि लगता है मैं अभी तक लड़ने के लिए तैयार हो चुका हूँ। मुसाशी का बात सुनकर तोकुगावा कहता है जापान को फिर से पहले जैसे एक स्वॉर्ड मेडल मिलने वाला है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है तोकुगावा के घर पे जहाँ पर बाकी के साथ वो बैठा था। तोकुगावा कहता है यूजुरो हानमा और हानायामा का आज फाइट हुआ है और उस फाइट में यूजुरो हानमा जीत चुका है।
और ये बात सुनकर बाकी कहता है कि मुझे तो लग रहा है कि उन दोनों का फाइट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हुआ होगा, मैं होता तो फिर बहुत मजा करता देखकर। और तोकुगावा कहता है हाँ तुम एकदम सही कह रहे हो, वो फाइट दिखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था और बहुत ज्यादा जोरदार फाइट चल रहा था उन दोनों के बीच में। और मैंने पहली बार हानायामा को फुल पोटेंशियल से लड़ते हुए देखा है और एक समय में तो ऐसा लगा था कि हानायामा यूजिरो हान्मा को बीट कर देगा और हानायामा ने अपना फुल पावर लगा दिया था यूजिरो हान्मा को मारने के लिए। और हानायामा का पंच में इतना ज्यादा ताकत था कि एक मुक्के में किसी नॉर्मल इंसान का डेथ कर सकता था। और मैंने तभी देखा कि यूजिरो ने अपना बायां हाथ निकाल के हानायामा के फेस को पकड़ लिया था। और इससे आगे क्या फाइट है मैंने रिकॉर्ड किया है, यहाँ पर देख सकते हो लैपटॉप में बाकी। और हम लोग यहाँ पर इस शॉप को देखते हैं, वही शॉप है जिस शॉप के ऊपर हानायामा को फेंका था यूजिरो हान्मा ने। और हम लोग देखते हैं कि हानायामा उड़ते हुए आके फुल स्पीड में इस शॉप में जाके गिरता है और वो शॉप एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और तोकुगावा कहता है कि मुझे हानायामा को देख के ऐसा लगा था कि उसका बोरियत एकदम से दूर हो चुका है, क्योंकि वो मन ही मन थोड़ा मुस्कुरा रहा था। और उसके बाद हानायामा यहाँ पर ही बेहोश हो गया था। तभी बाकी तोकुगावा को कहता है अब मेरे से वो बात क्यों छुपा रहे हैं जो मैं जानने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और तोकुगावा कहता है कि कौन सा बात, क्या बात, मैं तो तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। और यहाँ पर बाकी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है और वो कहता है कि बाजू के कमरे में जो आदमी है उसके बारे में मुझे क्यों नहीं बता रहे हो। और तोकुगावा बाकी को कहता है कि हमारे इस बाजू वाले कमरे में जो पर्सन है उसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है और बाकी तुम तो समझ चुके हो कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। और बाकी कहता है क्या हुआ तोकुगावा, आप मुझे उसके बारे में क्यों नहीं बता रहे हो, उस घर के अंदर कौन है और उस घर के अंदर जो व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है क्या, और वो आदमी को आप बुलाओगे तो फिर वो आदमी मुझे मारने लगेगा क्या। लेकिन तोकुगावा आप फिक्र मत कीजिए, क्योंकि मेरे अंदर ब्लड लाइन हान्मा है और मुझे सानोपोगर कहा जाता है, इसलिए मुझे कुछ नहीं हो सकता है। आप उसको यहाँ पर एक बार बुलाइए, मैं उसके साथ एक बार मिलना चाहता हूँ। बाकी का ये सब बात सुनकर तोकुगावा कहता है बाकी तुम शायद से समझ चुके हो कि उस घर के अंदर कौन सा ताकतवर इंसान है और उसके पास कितना ज्यादा ताकत है। और बाकी कहता है कि हाँ मैं उस दरवाजे के पीछे से बहुत ज्यादा ताकतवर एनर्जी को फील कर पा रहा हूँ और उस आदमी के बारे में सोचते हुए मेरा ब्लड बहुत ज्यादा खोल रहा है, लेकिन मुझे इतना ज्यादा टेंशन क्यों हो रहा है। और हम लोग बाकी के पीछे एक इंसान को देखते हैं जिसको बाकी महसूस कर लेता है और उसको ऊपर अटैक करने लगता है और वो आदमी बाकी के अटैक को डॉज कर लेता है। और वो आदमी जो है वो मियामोटो मुसाशी होता है और बाकी मुसाशी को देखकर सोचता है कि आदमी कौन है। और बाकी इमेजिन करता है कि उसके सामने एक चलता फिरता न्यूक्लियर है जो उसके सामने आने वाले किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और मियामोटो मुसाशी जब बाकी को देखता है तभी उसका अंदर बहुत सारा खाना दिखाई दे रहा होता है। इसका मतलब है बाकी कई तरह के टेक्निक को जानता है और वो बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करता है। और मुसाशी बाकी को कहता है कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, क्योंकि तुमने अपने बॉडी को बनाने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग किया है और तुमने अपने बॉडी को एक वेपन की तरह बना लिया है और तुम एक शिनोबी हो या फिर एक निंजा हो। और तोकुगावा बाकी को कहता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है इस पर्सन को देखकर और इसको देख के तुम्हारे मन में क्या ख्याल आ रहा है। और हाँ तुम अपने मन में जो सोच रहे हो वो एकदम बिल्कुल सही है, ये वही आदमी है। और बाकी कहता है कि हाँ मैं समझ चुका हूँ कि आदमी कौन है। मेरे सामने जो आदमी खड़ा है वो पूरे दुनिया का नंबर 1 स्वॉर्डमैन मियामोटो मुसाशी है। और बाकी कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे सामने मियामोटो मुसाशी है, लेकिन वो तो आज से पहले ही मर चुके हैं, लेकिन इस आदमी को देखकर मुझे लग रहा है मियामोटो मुसाशी जैसा फीलिंग आ रहा है। और तोकुगावा कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, क्या बात कह रहे हो। बाकी कहता है कि मैं पागल नहीं हुआ हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि मियामोटो मुसाशी है, लेकिन मैं चाहकर भी इसके ऊपर यकीन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उसका डेथ होना 400 साल हो चुका है और कोई भी मरा हुआ व्यक्ति कभी भी वापस नहीं आ सकता है। और हम लोग देखते हैं कि मियामोटो मुसाशी बाकी के ऊपर अपने इमेजिनेशन तलवार से उसके ऊपर एक काट मार देता है, लेकिन बाकी उस काट से बच जाता है। और ये देखकर मुसाशी कहता है कि वाह लड़के तुम तो बहुत ज्यादा फुर्तीला और ताकतवर हो। और तभी बाकी समझ जाता है ये रियल मियामोटो मुसाशी है। और बाकी तोकुगावा को कहता है तोकुगावा अब तुम मुझे बेवकूफ मत बनाओ, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि ये असली मियामोटो मुसाशी है। तभी मुसाशी बाकी को कहता है कि ओ लड़के थोड़ी देर के लिए क्या हम लोग थोड़ा बाहर जा सकते हैं। उसके बाद हम उन दोनों को गार्डन में देखते हैं जो एक दूसरे के सामने खड़ा हुआ होता है। और मुसाशी बाकी को कहता है कि ओए बच्चे तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम खाली हाथ मेरे साथ फाइट करना चाहोगे। और बाकी कहता है कि हाँ क्योंकि तुम्हारे हाथ में भी मैं देख रहा हूँ कुछ भी नहीं है। और मुसाशी ये बात सुनकर अपने दोनों हाथों की तरफ देखने लगता है। और मुसाशी कहता है कि ओए लड़के मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूँ जो कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता है। और मुसाशी अपने दोनों हाथ को ऐसे जोड़ लेता है जैसे उसके हाथ में कोई तलवार है। और तभी हम लोगों को वहाँ पर एक इमेजिनेशन तलवार दिख रहा होता है और इस तलवार को बाकी हान्मा भी देख पा रहा होता है बहुत ही ध्यान से। और तभी देखते हैं कि मुसाशी अपने पूरी स्पीड में बाकी के आर पार एक कट मार देता है और उस कट को बाकी फील कर रहा होता है, उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है। मुसाशी कहता है कि ओए लड़के अब तो तुम्हें पता चल गया है मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा था। और ये बहुत ही ज्यादा यूनिक स्किल है जिसको
इसको मैंने मास्टर किया है और स्किल को मैं ही सिर्फ कर सकता था, अब भी मैं ही कर सकता हूँ। और तुम मुझे बिल्कुल भी हल्के में मत लो, तुम मुझे दो धारी तलवार समझ सकते हो और मुझे किसी भी तरह की हथियार की जरूरत नहीं पड़ता है। और इसे देखकर तुम अभी भी मेरे साथ लड़ना चाहते हो। और मुसाशी का ये बात सुनकर बाकी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है और बाकी कहता है कि हाँ मैं लड़ना चाहता हूँ। और बाकी अपने फाइट वाले पोज पे आ जाता है और मुसाशी भी बाकी के साथ लड़ने का तैयार हो जाता है। और मुसाशी तोकुगावा को कहता है तुमने बोला था कि मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग बंदा लेके आओगे फाइट करने के लिए, तो फिर वो स्ट्रॉन्ग बंदा यही है क्या? तोकुगावा कहता है कि हाँ, लेकिन ये लड़का वो नहीं है और ये लड़का भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप इसके साथ लड़ना चाहोगे या नहीं, ये बताओ मुझे पहले। मुसाशी कहता है कि इस लड़के को देखकर मुझे एक पहले का फाइटर का याद आ चुका है जिसके साथ मैंने बहुत समय पहले फाइट किया था। उसका नाम आरेयामा था और उस लड़के को मैंने अपने पहले लड़ाई में उसको खत्म कर दिया था। और मुसाशी का बात सुनकर बाकी एक्साइटमेंट हो जाता है और उसके ऊपर अपना लेग से वार कर देता है, लेकिन मुसाशी बाकी के हाथ को एक हाथ से पकड़ लेता है और बाकी मुसाशी के हाथ से अपने आप को बचाने का बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा होता है। लेकिन मुसाशी का ग्रिप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इसीलिए बाकी अपने पैर को छोड़ा नहीं पा रहा होता है, क्योंकि एक स्वॉर्डमैन का ग्रिप बहुत ज्यादा टाइट होता है। क्योंकि एक स्वॉर्डमैन का जिंदगी तब के समय पे अपने ग्रिप पे डिपेंड करता था। अगर किसी भी स्वॉर्डमैन का तलवार छूट जाए तो फिर वो खाली हाथ हो जाएगा, तो फिर उसका एडवांटेज मिल जाएगा और उसे मार डालेगा वहां पर ही। और मियामोटो मुसाशी जो कि अपने जिंदगी में एक भी लड़ाई नहीं हारा है, ऑब्वियसली उसका ग्रिप बहुत ज्यादा टाइट होगा और बाकी अपने दूसरे पैर से मुसाशी को मारने का कोशिश करता है, लेकिन मुसाशी उसको हवा में ही हिलाना शुरू कर देता है। उससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और इसी वजह से बाकी का किक मियामोटो को नहीं लगा है। और मियामोटो मुसाशी कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा, तुम अपने किक की मदद से मुझे हरा सकते हो क्या? लेकिन मुझे हराना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा नामुमकिन है। तुम्हारे जैसे एक और फाइटर अपने किक्स को मेरे खिलाफ यूज कर रहा था और उसके पैर को मैंने अपने तलवार से 2 भाग में काट दिया था। फिलहाल अभी तो मेरे पास तलवार नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा मेरे को। और मुसाशी अपने फाइट के स्टैंड में आता है और बाकी को एक तलवार की तरह पकड़ लेता है। बाकी सोचते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे को तो इसे तलवार की तरह पकड़ लिया है, अब मेरा क्या होगा। और मुसाशी बाकी को तलवार की तरह फुल स्पीड में घुमाते और जमीन में पटक देता है और बाकी वहां पर बेहोश हो जाता है। मुसाशी तोकुगावा को कहता है कि मेरे को ऐसा लगा कि मैंने एक तलवार को स्विंग करके जमीन पे गाड़ दिया। और उसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देखते हैं कि बाकी तोकुगावा के घर पे सो रहा होता है, उसका नींद टूट जाता है। तभी वो सोचते हैं मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और वो तभी याद करता है कि वो मुसाशी के साथ फाइट करने के बाद वो बेहोश हो गया था। और बाकी इसके साथ रियलाइज करता है कि मुसाशी बहुत ज्यादा ताकतवर इंसान है। तभी बाकी सोचता है कि ऐसा पॉसिबल है क्या, दुनिया का सबसे खतरनाक स्वॉर्डमैन जिसे गुजर जाना 400 साल हो चुका है, वो अभी जिंदा कैसे है। और मुझे तो लगता है कि मैंने जिसके साथ फाइट किया है वो असली मुसाशी नहीं है, क्योंकि एक इंसान मरने के बाद फिर से दोबारा वापस नहीं आ सकता है। लेकिन मुझे उसको देखकर असली मियामोटो मुसाशी लगता है, मुझे फिर से उसके साथ दोबारा मिलना चाहिए। और बाकी जल्दी से जल्दी दौड़ते हुए गार्डन की तरफ जाता है। तभी वहाँ पर उसे मियामोटो मुसाशी दिखाई देता है और मुसाशी उसे देखकर कहता है, ओए लड़के तुम तो जाग गए। और तोकुगावा कहता है, बाकी इधर आओ, हम दोनों मिलकर मुसाशी का ट्रेनिंग करना देखेंगे। और इतने सारे बैम्बू को अभी अभी गार्डन से लेके आया गया और मुसाशी इनसे बैम्बूस के साथ ट्रेनिंग करेंगे। अगर तुम देखना चाहो तो देख सकते हो। और मुसाशी इन बैम्बू को एक बार स्विंग करता है और वो टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। और मुसाशी का हाथ का ग्रिप देख के बाकी को याद आता है कि कैसे बाकी का पैर उसने पकड़ा था। और यहाँ पर देखते हैं कि मुसाशी दोनों बैम्बू को दोनों हाथ पे पकड़ता है और अपने फुल स्पीड में स्विंग करता है और उन बैम्बू का एकदम टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं जैसे कोई कैंडो स्टिक हो। और मुसाशी बार बार यही ट्रेनिंग करता रहता है और बाकी ये देख के कहते हैं कि मुसाशी अब एक ही ट्रेनिंग को बार बार क्यों दोहरा रहे हो और इसी एक ही फॉर्म को बार बार दोहराने का मतलब क्या होता है। और मुसाशी कहता है कि मुझे भी नहीं पता ये क्या है और मैं बार बार इस फॉर्म को क्यों दोहरा रहा हूँ, लेकिन मुझे एक ट्रेनिंग लगता है इसलिए मैं कर रहा हूँ। और ये बात सुन के बाकी कहते हैं क्या हम दोनों के बीच जो फाइट हुआ था वो आपके लिए सिर्फ एक प्रैक्टिस था। मुसाशी कहता है, ओ लड़के तुम तो आधा घंटे से भी ज्यादा बेहोश पड़े थे, तुम सोचो उस टाइम में मैं तुम्हें कितनी बार काट चुका होता। क्योंकि मुसाशी के टाइम पे जो फाइट जीतता है और हारने वालों को पूरा का पूरा जान से मार देता है। और बाकी फिर से रिमैच करने का सोच रहा होता था, लेकिन उसका बात सुनकर उसे बहुत ज्यादा शर्म आने लगता है, क्योंकि इस फाइट को अगर समुराई की नजर में देखा जाए तो फिर बाकी अब तक मर चुका होता। क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि पहले के जमाने में जब दोनों फाइटर के बीच फाइट होता है तो फिर एक फाइटर जरूर मरता है। और मुसाशी बाकी को कहता है, ओए लड़के तुम भी मेरी तरह अपने कोई भी स्किल को अपग्रेड करने के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो और तुम भी इस बैम्बू को एक बार ट्राई करके देखो। लेकिन बाकी के मन में तो रिमैच का ख्याल चल रहा है और तभी बाकी बैम्बू पे किक मारता है और वो किक ऐसा था कि एकदम तलवार की तरह उसको काट दिया है बैम्बू को। मुसाशी ये देखकर कहता है, वाह लड़के तुमने कितने बेहतरीन स्टाइल से इसको काटा है और तुम्हें देखकर ये लग रहा है कि हमारे पहले मैच से तुम बहुत ज्यादा अपग्रेड हो चुके हो और तुम्हें देखकर मुझे लग रहा है कि तुम्हारे अंदर कोई ना कोई तो खास बात होगा शायद से। और तोकुगावा कहता है कि बाकी पूरा दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीनेजर है। और मुसाशी कहता है कि हाँ ये लड़का तेज भी है और स्ट्रॉन्ग भी है, लेकिन ये कोई योद्धा नहीं है। और मुसाशी का ये बात सुनकर बाकी का एकदम दिल पे लग जाता है बात और वो सोचता है ये क्या कह रहा है, मैं कोई फाइटर नहीं हूँ क्या। और मुसाशी
तोउकाबा से कहता है कि तोउकाबा मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, वो भी अकेला, और मैं थोड़ा सा इस दुनिया को घूम के मेरी तरह से देखना चाहता हूँ। और तोउकाबा कहता है अकेला बाहर मत जाइए, अब अगर अकेला गए तो फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर क्रिएट हो जाएगा। मुसाशी कहता है कि तोउकाबा तुम क्या कहना चाहते हो, मैं कोई छोटा बच्चा हूँ क्या जो मेरे से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। और बाकी कहता है कि मुसाशी मैं आपको ऐसे ही यहाँ से बाहर जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं आपके साथ फिर से रिमैच करना चाहता हूँ। फिर हम लोग देखते हैं कि बाकी मुसाशी को अपने मैक्स स्पीड में एक मुक्का मारता है, और आपको तो पता ही होगा कि पंच 0.3 सेकंड में डिलीवरी होता है, और इस पंच का इतना ज्यादा स्पीड था कि मुसाशी को भी दिखाई नहीं दिया होता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें बाकी का पास्ट दिखाया जाता है, और यूजुरो हानमा बाकी को एक टेक्निक सिखा रहा होता है, और बाकी को सिखाता है कि तुम कौन सी भी टेक्निक यूज करो उसमें तुम रफ्तार ऐड करना, अगर तुम किसी भी चीज को स्पीड से हिट नहीं करोगे तो फिर उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। और जो एक रियल फाइटर होता है वो सामने वालों को फाइट करने से पहले कभी नहीं बताता है वो कौन सा मूव का यूज करने वाला है, और ऐसे कोई टेक्निक को कभी भी नाम देना नहीं चाहिए। तो तुम्हें क्या लगता है बाकी ये सभी लोग ऐसा क्यों करते हैं? इसके अंदर एक ही मतलब होता है कि तुम्हारे जानने या ना जानने से तुम्हारा हार या जीत का मतलब होता है, और उन सभी टेक्निक को स्लो मोशन में सिर्फ दिखाने के लिए यूज कर सकते हो, और इसी वजह से तुम्हारा कोई भी एक सिंपल अटैक सामने वाले को बहुत ज्यादा हेवी डैमेज दे सकता है, और इसी मूव की वजह से तुम्हारे सामने वाले ओपोनेंट का दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है, और वो लोग जैसे ही मेंटली कमजोर हो जाता है वैसे ही तुम्हें एडवांटेज मिल जाता है, और बस ये सब तुम्हारे एक नाम की वजह से होता है। और अगर इस टेक्निक को यूज करते हुए किसी सामने वाला ओपोनेंट ने देख लिया तो फिर वो उसे रोक सकता है, और बाकी कुछ अटैक इतना भी खतरनाक होता है जो कि सामने वाला देखने के बाद भी वो अटैक को रोक नहीं पाता है, और वो अटैक कुछ ऐसा होता है कि सामने वाले की तरफ लाइट के स्पीड पे जाता है और उसको अटैक करता है, और उस टेक्निक का नाम बताया जाता है द जैब। और बाकी तुम इस अटैक को सामने से यूज कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास बहुत ज्यादा स्पीड की जरूरत पड़ेगा, और इस टेक्निक से तुम सामने वाला ओपोनेंट को एक ही मुक्के में नॉकआउट कर सकते हो, और ये टेक्निक तुम्हारा तब तक काम नहीं करता जब तक तुम्हारे हाथ का हड्डियों को एक साथ नहीं कर लेते हो, और इस मूव को कराटे का लैंग्वेज में इज़ामासुके कहा जाता है, और इस पंच को बहुत ही तेज मारना पड़ेगा, उसे जैब कहा जाता है। और यहाँ से हम लोग प्रेजेंट टाइम में आते हैं, और यहाँ पर बाकी ने मुसाशी के ऊपर द जैब का अटैक कर दिया है, और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक ही मुक्के में बाकी ने मियामोटो को गिरा दिया है, और मियामोटो मुसाशी वहाँ पर 10 सेकंड के लिए ब्लैक आउट हो जाता है, और मुसाशी जब उठता है तभी बाकी उसे कहता है कि तुम 10 सेकंड के लिए ब्लैक आउट में चले गए थे, और इस टेक्निक को बार बार यूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और इस 10 सेकंड के अंदर मैं आपको 3 बार मार सकता था। और मुसाशी कहता है कि हाँ बच्चे तुमने एकदम सही बात कहा है, तुम मेरे को इस 10 सेकंड में 2 से 3 बार मार सकते थे, और मेरा टेक्निक को यूज करने से पहले ही तुमने मेरे ऊपर अटैक कर दिया था, क्योंकि तुम्हारा जो स्पीड था मुक्का का वो बहुत ज्यादा तेज था। और बाकी कहता है क्या बात कर रहे हैं, आप मेरे मुक्के को देख पाए थे, और मेरा ये जो अटैक है वो सामने वाला ओपोनेंट कभी नहीं देख पाता है, और सामने वाला ओपोनेंट इस अटैक को कभी भी नहीं रोक पाता है। और मुसाशी कहता है हाँ लड़के तुम्हारे मूव बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इस मूव का एक वॉर के अंदर कोई भी काम नहीं होता है। तुमने मैक्स स्पीड में मेरे फेस पर अटैक किया, लेकिन नहीं तुमने मेरे गाल पे अटैक किया था, और उसी समय मैं नीचे गिर गया था, और वहाँ पर मेरा डेथ भी हो सकता था, और इसी वजह से इस मैच को तुम पिन करते हो, और इस फाइट को मैं तुमसे हार चुका हूँ। और बाकी कहता है कि मेरा नाम बाकी हानमा है, और अब मुझे बाकी कह के बुला सकते हो। मियामोटो मुसाशी भी कहता है तुम भी मुझे मुसाशी कह सकते हो बच्चे, और मियामोटो मुसाशी कहता है तो ठीक है लड़के, हमारे फाइट को फिर से हम लोग एक बार शुरू करते हैं। और ये बात कहने के बाद मियामोटो मुसाशी यूजुरो हानमा जैसा फॉर्म ले लेता है, और ऐसा फॉर्म भी यूज करता है, और मुसाशी का फॉर्म देखकर बाकी सोचता है तो मेरा फादर यूजुरो हानमा जैसा फॉर्म ले रहा है। तभी तोउकाबा ध्यान से देखता है कि मुसाशी में दोनों तलवार दिख रहा होता है। इसके बाद बाकी अपने मैक्स स्पीड में मुसाशी के ऊपर अटैक कर देता है। उसके बाद क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर लो। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ, बाय बाय।